हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। यानी गोलीय सतह से अपवर्तन जब होती है तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है किसी भी वस्तु का, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। यह है अपवर्तन टॉपिक, 12th क्लास की फिजिक्स, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र एक चैप्टर है, उसी का ये टॉपिक है और इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आएंगे कि जो गोलीय सतह होता है उससे अपवर्तन की बात करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। सबसे पहले देखिए, एक होता है समतल यानी प्लेन जो रहेगा, यानी सीधा सीधी फ्लैट पार्ट रहेगा तो वो समतल सतह होता है, उससे अपवर्तन होती है। लेकिन वही सतह यदि जो है से वक्र टाइप का हो जाए तो वो माना जाएगा गोलीय सतह का भाग, और इसीलिए उससे जो अपवर्तन होगा उसका नाम पड़ता है गोलीय सतह से अपवर्तन। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं, देखिए ये जो सतह है वो कुछ इस तरीके से ऐसे है और यहां पे इस तरीके से लिया जा रहा है। ओके, तो ये है मान लो सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम है। और इधर क्या है, विरल माध्यम है। और ये जो सतह बन रहा है यहां पर, ये जो देख रहे हैं ये सतह गोलीय सतह माना जाता है। इधर से विरल माध्यम जो इधर है विरल, और ये क्या है, सघन। यदि आप विरल माध्यम से देख रहे हैं तो ये जो गोलीय सतह है ये उत्तल बोला जाएगा, और यदि आप सघन माध्यम से देख रहे हैं तो ये जो गोलीय सतह माना जाएगा वो अवतल माना जाएगा। ओके, अब देखिए इसका यहां पर एक क्या होगी, पॉइंट होगी, जिसको यहां पर ध्रुव बोलते हैं। इस अपवर्तक सतह का प्रकाश इधर से आवे या तो इधर से आवे, इधर से आएगा विरल से तो सघन के तरफ अपवर्तन होगा, सघन से आएगा तो विरल के तरफ अपवर्तन होगा। यही तो बात है। अच्छा, तो ये बिंदु है जो यहां पर बोला जाएगा क्या चीज, ध्रुव। अब देखिए ये जो गोलीय सतह है मतलब ये गोला का एक भाग है, ठीक है, ये वाला सतह, तो इसका एक केंद्र होगा, इस केंद्र को सी बोलिएगा, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इस वक्रता केंद्र से एक जो है से रेखा खींचे, ठीक है, ये क्या खींच दी है, रेखा खींच दी। यही रेखा क्या होगी, प्रधान अक्ष होगी, इसको बोला जाएगा प्रधान अक्ष। ओके, अब देखिए यहां पर P से C की जो दूरी होगी, यानी इसकी जो दूरी होगी, इसको बोला जाएगा यहां पे R, जिसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो इसकी हो गई वक्रता त्रिज्या, हो गया ये। अब देखो यदि यहां पर हम बात करें कि ये जो सतह है ये ऐसा हो जाए, इधर इस तरीके से, ये सघन माध्यम हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, विरल हो गया, इधर हो गया विरल और इधर हो गया यहां पर सघन। अब समझिए, तो यहां से ऐसे हो गया ये। अब बात ये है कि ये विरल है और ये क्या है, यहां पर सघन है। चलो ठीक, अब बात आती है कि इसमें भी एक बिंदु होगी और उस बिंदु का नाम पड़ेगा यहां पर ध्रुव, ठीक है। अब देखिए इधर से देखोगे विरल से तो ये धसा हुआ है, मतलब अवतल होगा, और यदि सघन से देखोगे तो उभरा हुआ है, ये होगा उत्तल, ठीक। और फिर ये जो गोलाकार सतह है, गोला का एक भाग माना जा रहा है, उसका इधर केंद्र होगा,
ये सी होगा, जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र इसके लिए। और यहां से एक अक्ष खींचेंगे और इस अक्ष को बोलेंगे प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। और इसकी जो केंद्र से इसकी जो ध्रुव की दूरी होगी ये होगा वक्रता त्रिज्या। अब देखिए बात यहां पर आता है कि प्रथम माध्यम किसको मानेंगे और द्वितीय माध्यम किसको मानेंगे। तो यहां पर देखिए, यदि वस्तु इस विरल माध्यम में रखेंगे, सपोज दैट यहां पे, तो ये माध्यम हो जाएगा प्रथम माध्यम और इसकी अपवर्तनांक को μ1 से निरूपित करेंगे और ये हो जाएगा μ2। दूसरा माध्यम, यदि हम वस्तु को इसमें रखते हैं तो ये हो जाता प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक को μ1 से निरूपित करते और इसके जो है से μ2 से निरूपित करते। तो अभी क्या है, विरल माध्यम प्रथम माध्यम है और सघन माध्यम जो है दूसरा माध्यम। वस्तु रहेगा विरल में और देखा जाएगा, व्यू कहां से लिया जाएगा? इस सघन के तरफ से लिया जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से इसमें भी है, मर्जी के अनुसार इधर हम रख सकते हैं वस्तु को, तो ये हो जाएगा प्रथम माध्यम, सघन माध्यम प्रथम माध्यम, विरल माध्यम दूसरा माध्यम। व्यू वस्तु को जो ली जाएगी वो विरल माध्यम से ली। और यदि हम वस्तु को रख दिए इस विरल माध्यम में, इसमें भी, तो इसका अपवर्तनांक को प्रथम के नाम से जाना जाएगा यानी μ1 के नाम से जाना जाएगा और इसके अपवर्तनांक को μ2 के नाम से जाना जाएगा। और सुन लीजिए, जिधर वस्तु है उधर की दूरी को ऋणात्मक और जिधर वस्तु के विपरीत साइड होगा ध्रुव से, क्योंकि ध्रुव जो होती है वो निर्देश बिंदु होती है, उसी से सभी दूरी की माप ली जाती है। ये जो है से प्रकाश की स्टोरी में ये जो है से वैलिड है। चलिए, तो यहां पर दूरी लेंगे इससे, तो ये जो है से वस्तु दूरी होगी जो ऋणात्मक, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या इधर के तरफ है, धनात्मक होगी। और इसमें देखा जाए तो वस्तु दूरी इधर ऋणात्मक होगी और वक्रता त्रिज्या भी इधर है, मतलब ये भी क्या होगी? ऋणात्मक। चलिए ठीक, अब समझिए यहां पर अब आता है कि इसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि साइन थीटा रहेगा, तो ये प्रॉक्स इसको थीटा लिख सकते हैं या प्रॉक्स टेन थीटा होगा। क्योंकि यहां पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए थीटा स्मॉल रहेगा तब ऐसा होगा। और थीटा स्मॉल क्यों होता है इसमें? उसकी खास वजह है। खास वजह यह है कि इसमें जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसकी जो अपर्चर लेने वाले हैं, जो द्वारक की बात करते हैं, वो छोटा द्वारक की बात करते हैं, जिसके कारण एंगल भी छोटा हो जाता है। इसीलिए यहां पर ऐसा देखा जाता है कि साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा, टेन थीटा अप्रॉक्स थीटा। ओके, अच्छा, अब जो है से वस्तु है, इसका इधर से लेने पर प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध आएगा, इसी को डिस्कशन करना है। तो देखिए यहां पर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक जो है से गोलीय सतह है, यही गोलीय सतह है और इधर का जो माध्यम है, इधर का माध्यम है, इधर का माध्यम है, इधर का ये क्या है? माध्यम है, ये माध्यम हो गया। और ये जो सतह है, ये देखिए ये कैसा है? तो उत्तल है, दे दिया गया। और अब यहां पर ये तो उत्तल दे दिया, ये उत्तल है। अब समझिए इधर ऐसा है कि इस के अनुसार हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, इसके अनुसार से भी फाइंड करेंगे तो रिजल्ट वहीं पहुंचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसी एक सतह को टारगेट करके हम लोगों को फार्मूला को डिराइव करनी है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, इसका हमने ये प्रधान अक्ष खींच दिया, ये ध्रुव हुआ, ठीक है। और यहां पर
मान लेता हूं वक्रता केंद्र है जो C1 है, सॉरी वक्रता केंद्र है C है। ओके, अब देखिए ये जो दूरी होगी ये तो पक्का पता है कि R होगा PC। अब हमको क्या करनी है, तो यहां पर वस्तु रखनी। सपोज दैट यहां पे हमने एक वस्तु रखा और इस वस्तु दूरी को यदि यहां से इमेजिन करें तो U होगा। क्या हो गया, तो यहां पे वस्तु दूरी U हो गया। और अब यहां से एक प्रकाश की किरणें चलेगी और जो चलती रह जाएगी इस तरह से। क्यों, क्योंकि यहां पर केंद्र से मिलाएंगे, एक छोटा सा पार्ट काटेंगे तो लंबवत होगा, इसीलिए सीधा चलते चला जाए। अब एक दूसरी किरण ले जाएंगे यहां से प्रतिबिंब के लिए, तो दूसरी किरण ये जाएगी, इस बिंदु पर आपतित होती है, तो इस बिंदु पर सबसे पहले हम लोग लंब डालेंगे। देखो लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, और यहां पर ये जो होगा ये होगा आपतन कोण, जिसको I से निरूपित करेंगे। और जैसे ही अपवर्तन होगा तो क्या होगा, विरल से सघन, तो विरल से सघन में होगा तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, ऐसे चली जाएगी। और यहां पर कट कर दी, और यहां पर कट करने से इसका प्रतिबिंब बन गया। और ये जो प्रतिबिंब बना तो इसकी जो दूरी होगी, इसकी दूरी प्रतिबिंब दूरी होगी जो भी होगा। चलिए ठीक है, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये होगा अपवर्तन कोण R होगा। ठीक, अब यहां पर बारी बारी से लेते हैं, यहां पर बारी बारी से यूज कीजिए। तो ये जो एंगल है इसको मान लीजिए अल्फा है, इसको मान लीजिए यहां पर बीटा है, और इसको मान लीजिए कि ये जो है ये गामा है। ठीक है, अब बात रही कि इस बिंदु को नाम रख दो M, और यहां पर ये है N, यानी Mn एक प्रकार की क्या है, उत्तल गोलीय सतह है जिससे अपवर्तन दर्शाया गया है। ठीक है, इसकी प्रधान अक्ष पर यदि वस्तु O को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष पर ही I बनता है, लेकिन विरल माध्यम से नहीं, विरल माध्यम में नहीं, सघन माध्यम में बनता है। तो इस माध्यम की अपवर्तनांक को हमने μ1 दे दिया, कहीं कहीं पर n1 भी दे देगा अपवर्तनांक, हड़बड़ाना नहीं है, एक ही चीज। इसका अपवर्तनांक यहां पर मान लो μ2 है, जिससे देखा जा रहा है, जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है, या तो जिससे देखा जा रहा है। चलिए ठीक, अब यहां पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज OMC है, तो यहां पे त्रिभुज OMC में, ठीक है, OMC में ये बाहरी कोण है, और ये जो बाहरी कोण है यानी बाह्य कोण है वो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। यानी यहां पर I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा ऐसा। चलिए ठीक, अब आते हैं त्रिभुज MCI में। अब लिखेंगे त्रिभुज MCI में, यानी MCI में तो ये बाहरी कोण है, कौन, बीटा, तो यहां से बाहरी कोण है जो क्या होगा, यहां पर बीटा होगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, R प्लस गामा होगा, R प्लस गामा होगा। ठीक है, अब यहां से R इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, बीटा माइनस गामा, हो गया ऐसा।
आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा दे दिया गया। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, आई है और आर है। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। अब तो इन दोनों में रिलेशन लेना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन कैसे लेंगे, तो बताए हैं कि जहां भी अपवर्तन हो वहां पर स्नेल का नियम आना जरूरी है। सब कुछ कर लोगे अपवर्तन में, लेकिन जब तक स्नेल के नियम को उपयोग में नहीं लाओगे तब तक कोई फार्मूला डिराइव होने वाला नहीं है। यानी अपवर्तन मतलब स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। यानी यहां पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से जब चलोगे तो क्या होगा, देखो ये प्रथम माध्यम है तो यहां लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू, इसमें आ जाएंगे तो μ2 साइन आर हो जाएगा। अब देखो यहां पर द्वारक छोटा होगा तो मैंने पहले बोला कि आई क्या होगा, छोटा होगा। तो आई क्या है, स्मॉल है, तो निश्चित है कि आर तो और स्मॉल होगा, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो आई से आर हमेशा छोटा हो रहा है, तो आर तो और छोटा होगा। तो जब आई स्मॉल है तो यहां पर लिख सकते हैं μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। हो गया ऐसा। अब देखो μ1 आई, तो μ1 आई दैट मीन्स क्या होगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा होगा इज इक्वल टू μ2 आर। आर का मतलब यहां पर आएगा बीटा माइनस गामा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से μ1 अल्फा होगा प्लस μ1 बीटा होगा इज इक्वल टू μ2 बीटा होगा माइनस μ2 गामा होगा। हो गया ऐसा। अच्छा अब देखो μ1 अल्फा है, μ2 गामा है, इधर एक तरफ कर दो इसको, क्योंकि बीटा वाले को इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं μ1 अल्फा है, रहने दीजिए, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, μ2 गामा इज इक्वल टू, देखिए μ2 बीटा रहने दीजिए, और ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो ये क्या आएगा μ1 बीटा आएगा। होगा ऐसा। बीटा बीटा कॉमन हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं ये हो जाएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और इनटू क्या आएगा, बीटा आएगा। ओके, μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। हो गया। और यहां पर ऐसा दे दिया। अब देखो जब एंगल छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा। अब छोटा जब होगा तो इसको लिख सकते हैं μ1 इंटू tan अल्फा प्लस μ2 इंटू tan गामा, थीटा अप्रॉक्स tan थीटा के हिसाब से, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू tan बीटा। चलिए μ1 रहने दीजिए, tan अल्फा आ गया है, तो tan अल्फा जब आएगा तो अल्फा आएगा, तो यहां से ऐसा कीजिए, ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हो गया एम क्यू। अल्फा लीजिएगा tan अल्फा परपेंडिकुलर एम क्यू बाई बेस क्यू ओ। ओके, तो ये आ जाएगा इंटू एम क्यूब बाई क्यू ओ प्लस μ2 इंटू tan गामा, गामा तो यहां गामा है, यहां से चलेंगे तो ये होगा क्यू आई बेस एम क्यू, यहां पर परपेंडिकुलर, तो एम क्यू और बाई क्यू आई इज इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 इंटू टेन बीटा आएगा। तो यहां से अगर बीटा वाली बात करो तो बीटा MQ बाई QC, यानी MQ बाई QC हो गया ऐसा। अब यहां पे समझिएगा MQ 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 तीनों में है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आएगा μ1 बाई Q प्लस μ2 बाई QI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई QC हो गया ऐसा। QO QI QC, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब क्या है, Q जो पॉइंट है वो P के क्या है, नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, Q P के बहुत निकट है, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, μ1 बाई QO मतलब PO प्लस μ2 बाई QI मतलब PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई QC दैट मीन्स PC हो गया ऐसा। अब देखो यहां से पहले PO, P से वो U लेंगे, बट किधर, इधर के जो डायरेक्शन होगा, नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर लिखेंगे μ1 बाई माइनस U प्लस μ2 बाई PI। तो PI किधर है, इधर के तरफ है, जिसकी दूरी भी है, प्रतिबिंब दूरी इसको बोलते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, प्रतिबिंब की दूरी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई PC। P से C वक्रता त्रिज्या किधर के तरफ, वस्तु के विपरीत दिशा, धनात्मक, यानी क्या लेंगे, प्लस में R लेंगे। सो इसको सजा देते हैं, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R होगा। तो यहां से क्या आएगा, यह संबंध आ गया, यानी किसमें, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या में होगा ऐसा। तो ये हो गया, जिसमें μ2 किसको मानेंगे, जिसमें वस्तु नहीं रख रहे हैं, जिधर से देख रहे हैं, यानी जिसमें वस्तु रख रहे हैं μ1 हो जाएगा, जिसमें वस्तु नहीं रख रहे हैं, जिधर से देख रहे हैं, व्यू ले रहे हैं, वो μ2 हो जाएगा। R वक्रता त्रिज्या, भी प्रतिबिंब दूरी, U वस्तु दूरी, यानी ये हो गया यहां पर डिराइवेशन इसका। ओके, तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं।